अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। अभिजीत दीपके बुरी तरह से फंस गए। अभिजीत दीपके इसलिए फंस गए हैं क्योंकि यद्यपि ये कहा गया सरकार की ओर से कि वो अपने जो एफआईआर्स हैं उसमें वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे और जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ देंगे। लेकिन एफआईआर्स का इन्वेस्टिगेशन तो जारी है और एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस बहुत तरीके से कर रही है। समाचार यह है कि एफआईआर का जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल दिल्ली दंगों के जो केस थे उनके हिसाब से हो रहा है। और दिल्ली दंगों के केस में आपको मैं याद दिला दूं कि उमर खालिद को 7 महीने बाद सारा इन्वेस्टिगेशन पक्का हो जाने के बाद उमर खालिद को अरेस्ट किया गया था और उमर खालिद आज तक छूट नहीं पाए हैं। 6 साल हो गए हैं। आने वाला वक्त सीजेपी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। या तो बोस्टन अमेरिका जाकर जान बचेगी दीपके एंड कंपनी की, या फिर इनको यहां जवाब देना ही होगा। यहां नहीं होगा तो अदालतों में हम दबाव लेकर रहेंगे। अभी तमाम पुलिस की फैमिलीज से इंडिविजुअल केस डलवाएंगे। आप केस विड्रॉ कर लेंगे, परंतु इंडिविजुअल कैपेसिटी मुझे पूरा हक है। मैं देश का नागरिक हूं और मुझे अदालत में जाने का हक है। एक एक खून के कतरे का हिसाब किताब लिया जाए। तो एक तो ये समाचार आ रहा है और इसीलिए अभिजीत दीपके और सौरव दास ये सारे के सारे रेस्टलेस हो रहे हैं कि साहब एफआईआर विड्रॉ क्यों नहीं हो रही है। एफआईआर विड्रॉ तो अब होगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। उन्होंने कहा कि एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन जारी रहना चाहिए। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला असली जो है वो ये है कि जो 200 घायल पुलिस अधिकारी हैं, उन 200 घायल पुलिस अधिकारियों की ओर से अलग-अलग इंडिविजुअली एक-एक एफआईआर कराई गई है और उसमें मुख्य अभियुक्त अभिजीत दीपके को बनाया गया है। अब अभिजीत दीपके जो है वो कोई भी दबाव डाल लें और किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी एफआईआर विथड्रॉ करवा लें, लेकिन ये जो 200 एफआईआर उनके विरुद्ध होने जा रही हैं, इनका वो क्या करेंगे? 200 एफआईआर ज़रा सोचिए। और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि इन लोगों ने जो भी एफआईआर में है, वो एफआईआर में जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग की कॉपी लगाई है और उस अंडरटेकिंग में ये साफ-साफ कहा गया है कि वो किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेंगे। उसमें ये भी कहा गया है कि जो जो भी उन्होंने सरकार ने जो शर्तें रखी हैं, उसकी पालना करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने उसका कमिटमेंट दिया हुआ है और उस कमिटमेंट को उन्होंने तोड़ा है। तो उस कमिटमेंट को तोड़ने का के भी वो अपराधी बनते हैं, उसके भी अपराधी बनते हैं। यानी पहले जो पुरानी 182 सीआरपीसी होती थी, मैं सीआरपीसी इसलिए बार-बार कोट करता हूँ, आप लोगों को लगता होगा बीएनएसएस तो भाई बहुत सिंपल सा है। सीआरपीसी का कन्वर्टर आ गया है बीएनएसएस का, उसको देख लिया करें। हमने चूँकि अपनी पूरी सर्विस और पूरी स्टडी जो है वो सीआरपीसी और आईपीसी से की है, तो हमें वो धाराएँ अच्छी तरह से याद हैं। तो इसलिए जब भी इस प्रकार का कोई प्रसंग आता है, तो हम उसको कोट कर देते हैं। तो 182 सीआरपीसी जो है जिसमें अवज्ञा की गई है सरकारी आदेशों की, तो वो उनके ऊपर लागू हो जाएगी और जो संज्ञेय यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, उनके साथ में वो अपने आप ऑटोमैटिक उसकी कॉग्निजेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर अभिजीत दीपके पूरी तरह से फँस गए हैं और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, उसमें भी वो फँसे हुए हैं। अब आगे की योजनाएँ क्या हैं, इसके बारे में बातचीत हो रही है। एक बात मैं और भी कह देना चाहता हूँ कि अब जो है वो पत्रकार लोग जो हैं, वो बड़ी-बड़ी जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की जो क्या-क्या है उसमें लिखा हुआ, वो सब लेके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि साहब की इंटेलिजेंस रिपोर्ट वालों को ये पता चल गया है कि ये बहुत बड़ा प्लान था और इसमें एक दलित को आगे करके और सरकार हटाने का प्लान बनाया गया, क्योंकि सरकार हटाने के लिए वो बहुत ही व्यग्र हो गए थे। व्यग्र इसलिए हो गए थे क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो हार थी, वो पूरे की पूरी जो विपक्ष है,
उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। और ये मंदिर जो है वो कह रहे हैं कि साहब ये राम मंदिर की जीत, राम मंदिर के आंदोलन के बाद की जीत से भी बड़ी जीत थी। और उनको ये लग रहा था कि अब तो भाई असंभव हो गया है, हम किसी भी तरह से अब हटा नहीं पाएँगे नरेंद्र मोदी को। तो फिर नरेंद्र मोदी को हटाने का एक ही तरीका है कि इनको नेपाल की तरह से हटाया हटाया जाए। अब ये बातें जो हैं एक हिसाब की इसकी प्लानिंग हुई और वहाँ से एक दलित को भेजा गया आगे करके इत्यादि, इत्यादि। इसमें से आधी कहानी है। मैंने पूरी ज़िंदगी जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पढ़ते-पढ़ते बिताई है और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पढ़ने की भी एक कला होती है। क्योंकि ये इंटेलिजेंस वालों को रोज़ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स फाइल करनी होती हैं और उनके पास रोज़ नया मसाला नहीं होता है। तो अधिकतर जो है वो पुरानी खबरों को ही रीहैश कर के वो भेज देते हैं। आखिरकार उनको नौकरी करनी है, उनको आउटपुट दिखाना है। तो जिसको बोलते हैं कि जो क्या उसमें सार है और क्या उसमें थोथा है? इसके लिए आपको जो है वो नीर, शीर, विवेक होना आवश्यक है। नीर, शीर, विवेक हुए बिना आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पार नहीं पा सकते। वो हर फेस्टिवल पर दंगे की रिपोर्ट आ जाती है कि दंगा होगा। कोई भी आयोजन होगा उसमें साफ दंगे की संभावना है, ये आपको हर फेस्टिवल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा मिलेगा। अब अगर हर रिपोर्ट में यही आ रहा है और दंगा नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप उसको अत्यंत गंभीरता से नहीं लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये लोग जो है अपने ट्रैक्स कवर करने के लिए इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं क्योंकि दोनों तरफ से दोनों हाथों में उनके लड्डू होते हैं। जो उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि साहब कि दंगा हो सकता है, स्पेसिफिक कुछ नहीं आएगा, दंगा हो सकता है, तो दंगा हो सकता है, दंगा नहीं हुआ, तो देखिए साहब हमने चूँकि आपको अलर्ट कर दिया था, इसलिए आपने सावधानी बरती इसलिए दंगा नहीं हुआ। और यदि हो गया, तब तो हमने बताया ही था आपको कि हो गया साहब। तो इस कारण जो गंभीरता होती है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की, वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का भी री-वेरिफ़िकेशन करवाते हैं, जो भी पुराने अधिकारी होते हैं, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का री-वेरिफ़िकेशन कराते हैं। उसके बाद फिर ये बताएँ कि आपको पुलिस फ़ोर्स में पुलिस फ़ोर्स में कई स्थानों पर तो इंटेलिजेंस के जो ऑफ़िसर्स हैं या इंटेलिजेंस का पूरा विंग जो है वो अलग है और उसमें और सिविल पुलिस में आदान-प्रदान नहीं होता। कई स्थानों पे आदान-प्रदान होता है। जहाँ ये आदान-प्रदान होता है भाई साहब तो जो सबसे नाकारा लोग होते हैं वो इंटेलिजेंस में लगाए जाते हैं एज़ पनिशमेंट। हर व्यक्ति थाने में ड्यूटी चाहता है। क्यों चाहता है? ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में आगे कहा जा रहा है कि साहब कि अभी आगे का प्लान है इनका, अभी आगे की योजना बना रहे हैं, आगे फिर से ये करेंगे। मैं आपको इतना सीधे-सीधे बता सकता हूँ कि ये जो पुरानी योजना थी, ये भी फेल थी। इसको यदि सफल करवाया है, तो ये सरकार के कारण ये सफल हुई है। क्योंकि इतना तो कोई भी अनुभव वाला बता दे, हम ही बता रहे थे 10 दिन पहले से बता रहे थे कि भई अब इसको तुरंत आप उठा दो, नहीं तो पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है नज़दीक और गड़बड़ हो सकती है। आपने नहीं किया। अब आगे की ये कह रहे हैं कि साहब कि आगे योजना बना रहे हैं। आगे योजना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो किसी भी तरह से डिलिमिटेशन को टालना चाहते हैं। उनका ये मानना है, राहुल गांधी का और मेरे विचार से सही मानना है कि यदि डिलिमिटेशन हो गया, तो फिर इस सरकार को हराया जाना असंभव हो जाएगा। अच्छा जो डिलिमिटेशन की स्कीम है उसमें ये भी है कि लोकसभा की सीटें तो बढ़ाई जा रही हैं, राज्यसभा की नहीं बढ़ाई जा रही हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में अभी आप ये देखिए कि लोकसभा, राज्यसभा में लगभग 2:1 का अनुपात है और बाद में ये बढ़ के 3:1 से अधिक हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए राज्यसभा में यदि स्थिति सुधर भी जाए विपक्ष की, तो भी राज्यसभा में अगर उनकी मान लीजिए मेजॉरिटी हो भी जाए, वो कोई बिल रोक भी लें, तो भी सरकार जो है वो अपने जॉइंट सेशन में कभी भी सारे बिल्स को पारित करवा सकती है। कोई समस्या सरकार को नहीं होगी। तो इसलिए जो सारी प्रक्रिया है, जो सारा फ़ोकस है, जो सारा बवंडर है, वो सारा बवंडर इसलिए है कि एफसीआरए को रोका जाए और डिलिमिटेशन को रोका जाए। इसलिए आज से जो सप्ताह आरंभ हो रहा है, लोकसभा संसद का जो सत्र इस हफ्ते का जो है, उसमें बहुत कुछ तय होगा। ये मान लीजिए कि ये जो सत्र है, इसको देख के हम आगे के 5 साल, 7 साल, 10 साल के भविष्य की हम गणना कर सकते हैं।
हम भविष्य बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। राहुल गांधी क्या आंदोलन करेंगे? राहुल गांधी जो थे, वो आंदोलन करने के लिए जा रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि राहुल गांधी ने अपना मानस बना लिया था कि जो सीजेपी वाले जो बैठे हुए हैं, उनको जॉइन किया जाए। एक ये खबर आ रही है, ये खबर आ रही है, कितनी सही है, कितनी गलत है, मुझे नहीं पता। और ये है ज्ञात होने पर सरकार ने इसको डिफ्यूज़ करने के लिए तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया। हालाँकि मुझे बहुत नहीं जम रही है बात, लेकिन चलिए, एक खबर ये भी आ रही है। अब अगला जो आंदोलन होना है, जहाँ मुझे बताया गया है कि जो डीप स्टेट है, वो डीप स्टेट ने राहुल गांधी पर से विश्वास खो दिया है। वो केजरीवाल को ही मान रहे हैं कि केजरीवाल ही अगला आंदोलन करेंगे। बस इस सारे कार्यक्रम में पूरी की पूरी डीप स्टेट ये भूल जाती है कि नेपाल और बांग्लादेश में जहाँ पर ये आंदोलन सफल हुए, वो आंदोलन सफल इसलिए हुए कि भई मिलिट्री ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। वो ये भूल जाते हैं कि भारत में ऐसी स्थिति में मिलिट्री का कोई रोल होगा ही नहीं। जो कुछ भी होगा वो पैरामिलिट्री का होगा, और पैरामिलिट्री वालों के साथ में आप लोगों ने जो सलूक किया है भाई लोगों, उसमें तो पैरामिलिट्री तो तैयार है कि किस दिन आदेश मिले कि इनका इलाज करो, और पूरी तरह से इलाज कर देंगे, चाहे वो भीड़ 10,000 की हो और चाहे 1 लाख की हो। और सरकार इसकी भी व्यवस्था कर रही है कि ऐसे एक्शन में यदि 10-5 मौतें भी हो जाएँ, तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो भी उसके मानस बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी होने जा नहीं रहा, हो पाएगा नहीं। भारत की जो संरचना है और भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो बिल्कुल अलग है। पश्चिम वाले जो हैं उनको कुछ पता नहीं है, बैठे हुए दूर और इसी तरह की लंतरानी हाँकते रहते हैं, थ्योरीज़ बनाते रहते हैं। ये ब्रिटेन की तरह नहीं है। भारत जो है वो यूएस की तरह है। भारत में एक स्थान पे यदि विप्लव हो भी जाए, तो भी कुछ नहीं होगा। अंग्रेज़ों ने 1857 में दिल्ली खो दी थी। दिल्ली उनके हाथ से निकल गई थी, फिर क्या हुआ? भारत से तो नहीं गए ना वो। भारत इतना बड़ा है, भारत के इतने अंग हैं, इतने अवयव हैं, इतने यहाँ पर प्रदेश हैं कि इस प्रकार से एक दंगा करके मान लीजिए पार्लियामेंट में घुस के कुछ करा भी लें, कुछ नहीं कर पाएँगे। बल्कि यदि आज वो मोदी जी एक कॉल दे दें पब्लिक को कि भई तुम भी सड़क पर आओ, तो ये कॉकरोच तो भागते घूमेंगे। एक कॉकरोच के ऊपर 1000 आदमी आ जाएगा सड़क पे। इनको ये अनुमान नहीं है, ऐसा लगता है। थोड़ा-सा ये इसमें जी रहे हैं कि भई मोदी जो है ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मोदी एक काम कर सकता है। मोदी कहेगा कि अमित शाह जी, अब आपको फ्री हैंड है। उसके बाद केजरीवाल, राहुल गांधी, आप सबका क्या होगा, आप सोचिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।